ओके, आज हम इस इफ़ेक्ट की बात करेंगे। इट्स कॉल्ड अर्ली इफ़ेक्ट एंड इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आईसी विल डिपेंड ऑन द कलेक्टर वोल्टेज। इसको हमने डिलिबरेटली ओवरलुक किया था प्रीवियस डिस्कशंस में टू कीप थिंग्स सिंपलर, एंड टुडे वी विल फोकस ऑन के अर्ली इफ़ेक्ट क्या है और इसको किसी तरीके से अकोमोडेट किया जा सकता है। सो ये सेटअप हम कंसिडर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर VBE इज चेंजिंग, सो VBE एक वेरिएबल सोर्स है एंड ऑल्सो वी हैव VCE एज अ वेरिएबल सोर्स। सो ये सेटअप है, इट्स एमीटर इज ग्राउंडेड, बेस के ऊपर आपने वोल्टेज VBE अप्लाई की हुई है, कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज आपने VCE अप्लाई की हुई है। सो दिस इज अ सिंपल सेटअप दैट वी आर गोइंग टू यूज टू स्टडी के अर्ली इफेक्ट जो है वो क्या चीज़ है और उसको किस तरीके से आप अकोमोडेट कर सकते हैं अपनी एनालिसिस में। सो अगर इस तरह के सेटअप को आप लैब में सेटअप करें या किसी स्पाइस टूल में सेटअप करें और सिमुलेशन रन करें, तो you will see a family of curves here. Since VBE is varying and also VCE is varying, so we will see a family of curve. So let's plot it in IC versus VCE plane. तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपको फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता है। वर्टिकल एक्सिस पे हमने IC प्लॉट किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने VCE प्लॉट किया हुआ है। रिकॉल करें, हमने कहा था कि फॉर VCE ग्रेटर देन 0.3 volt, we get active mode. For VCE in the range of 0.1 to 0.3 volt, we get saturation. So this is active, and for VCE in the range of 0.1 to 0.3 volt, we get saturation mode. So यहाँ पर भी हम ये बता रहे हैं कि एक्टिव मोड जो है आपके पास जब ये 0.3 से एक्सीड करेगी VCE, तो यू गेट एक्टिव मोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी गेट अ फैमिली ऑफ कर्व्स एंड ईच कर्व कॉरस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VBE। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर VBE 0.65 है, तो ये पूरा का पूरा कर्व जो है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू VBE इक्वल टू 0.65। सो वन पर्टिकुलर कर्व इज for a particular value of VBE. Similarly, ये let's say 0.7 है, ये let's say 0.75 है, ये let's say 0.8 है। सो इस तरह से आपको एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिल जाता है। हमने चंद डिस्क्रीट VBE पे प्लॉट किया है, लेकिन आप नेचुरली इसको एक कॉन्टिन्यूम ऑफ VBE पे प्लॉट कर सकते हैं। तो यू गेट अ पर्टिकुलर कर्व फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VBE। सो VBE इक्वल टू 0.65 के लिए ये पर्टिकुलर कर्व है, VBE इक्वल टू 0.7 के लिए you get this particular curve and so on. तो एक चीज़ जो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, जो पहले हम कह रहे थे कि this curve is perfectly horizontal. Once you get into active mode, the curve is perfectly horizontal and does not vary with VCE. ये हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप देखें तो you get some additional effect and the current tend to increase as you increase VCE. So instead of having a perfectly horizontal line, you get a certain slope. So लाइन की एक पर्टिकुलर स्लोप है। So इस इफेक्ट को हम अर्ली इफेक्ट कहते हैं और ये प्रैक्टिकल डिवाइसेस में आपको विजिबल होता है। So instead of getting a perfectly horizontal line at 0.8 volt, you get a line with a certain slope. Similarly 0.7 के लिए भी perfectly horizontal line के बजाय you get a line of some slope. And if you extrapolate, अगर आप जस्ट इसको एक्सटेंड कर दें लाइंस को, तो they all appear to originate from the same common point. So they all appear to originate from same common point, and that common point is denoted here as minus VA, where VA is called early voltage. VA को हम early voltage कहते हैं, इस इफेक्ट को हम अर्ली इफेक्ट कहते हैं, और इस वोल्टेज VA को जिस पॉइंट से they appear to originate from this point, all the lines appear to originate from one common point, and that common point is called early voltage VA. सो इसका मतलब ये है कि ये तमाम लाइंस जो हैं पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर ये पैरेलल होती तो कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करती। ऑल दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल, व्हिच मींस एवरी लाइन हैज़ अ डिफरेंट स्लोप. स्लोप ऑफ दिस सेगमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्लोप ऑफ 0.7 वोल्ट VBE लाइन। सो इनकी स्लोप डिफरेंट है, विच मीन्स कि अगर हमने इसको इस तरीके से मॉडल करना है इस एडिशनल इफेक्ट को, सिंस ये एक स्ट्रेट लाइन है in IC versus VCE plane, so this will be modeled as a resistor.
सो जो भी रजिस्टर्स आएंगी वो डिफरेंट वैल्यू की आएंगी. फॉर अ पर्टिकुलर कर्व यू गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट रजिस्टर. So let's first understand कि ये effect आ क्यों रहा है, and then we will go into the mathematics and derive expression for early effect. So recall करें active region में हमने कहा था कि IC is equal to IS exponential of VBE by VT, where IS की expression हमने derive की थी. जो important चीज़ यहाँ पर recall करनी की है वो ये है कि IS is inversely proportional to the effective base width. So IS is inversely proportional to effective base width, and since IC is directly related to IS, then IC is also inversely proportional to this base width. So IC is inversely proportional to effective base width, which means अगर effective base width कम होगी किसी भी वजह से तो IC बढ़ेगा, अगर effective base width किसी भी वजह से ज़्यादा होगी तो IC घटेगा. So IC is inversely related to the effective base width. एंड ऑल्सो रिकॉल करें कि एक्टिव रीजन के केस में ये फिगर थी जो हमने पहले भी स्टडी की थी. सो इसमें हम कहते थे कि मीटर बेस्ड जंक्शन नीड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हैज़ टू बी रिवर्स बायस्ड. सो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन पे जस्ट ये रिक्वायरमेंट है कि इट नीड्स टू बी रिवर्स बायस्ड, और इन अदर वर्ड्स वीसीपी हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.4 वोल्ट. तो अब लेट से ये इनिशियली वीसीबी जो है 0.4 था और अब वीसीबी को आपने बढ़ा दी है. तो अगर आप वीसीबी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है ये आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट विल चेंज हियर. अगर मैं वीसीबी को इंक्रीज करता हूँ, जो रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है उसे मैं इंक्रीज करता हूँ, तो व्हाट विल हैपन टू द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन. डू यू एक्सपेक्ट इट टू इंक्रीज और डिक्रीज. जी क्या कहते हैं. Sir, decrease. देखिए ये आपका डिप्लीशन रीजन है, तो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस अगर आप रिवर्स वोल्टेज को कम करेंगे तो यस फिर वो डिक्रीज होगा, लेकिन अगर आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन रीजन विल टेंड टू इंक्रीज. सो इफ यू इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज, increase the reverse voltage, increase reverse voltage, so the depletion region will also increase. So that means the effective base width will tend to reduce. Effective base width reduce होगी. So हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप reverse voltage across CBJ को increase करें तो that means के width of the depletion region, CBJ का जो depletion region है, will tend to increase as well. So as a consequence, the effective base width will tend to decrease. So W will decrease. So अगर W decrease हो रहा है, and since IC is inversely proportional to W, so that means IC will tend to increase. So ये basically early effect कहलाता है, या इसको हम base width modulation effect भी कहते हैं. So ये हमने ये फिगर हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है, लेकिन इस डिटेल को हमने डिलिबरेटली ओवरलुक किया था एट द टाइम, ताकि चीज़ों को ज़रा सिंपल रखें. बट नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से डिवाइस ऑपरेट कर रही है, तो नाउ वी कैन अकोमोडेट दिस इफेक्ट एंड सी द ओवरऑल कंप्लीट इफेक्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर इन ऑपरेटिंग इन एक्टिव मोड. सो अगेन हम ये कह रहे हैं कि जब आप रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द CBJ को इंक्रीज करते हैं तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट width of the depletion region will also increase, and as a result the effective base width will tend to decrease. And since effective base width is decreasing, so IC में हमें ये effect नज़र आएगा कि IC will tend to increase. So as a plot अगर इसको हम show करें, हम कह रहे हैं IC versus VCE है, VBE को हम fixed रख रहे हैं, तो without early effect this would have been a perfectly horizontal line. Without early effect this would have been a perfectly horizontal line. लेकिन जब early effect आपने accommodate किया तो जैसे जैसे आप VC को बढ़ा रहे हैं तो IC भी बढ़ता जाएगा. And this effect is called early effect और base width modulation effect, क्योंकि base width को आप एक तरह modulate कर रहे हैं by changing the reverse voltage across a reverse biased collector based junction.
So that means कि instead of having an infinite slope here, perfectly horizontal line means infinite slope क्योंकि IC को अपने vertical axis पे plot किया हुआ है और voltage को अपने horizontal axis पे plot किया हुआ है. So now you have finite slope. So mathematically इसको आप extend कर सकते हैं. ये dotted line note करें कि the transistor will never operate at, for example, this point. This point is actually not part of the IV characteristic of the transistor. This is just a mathematical extrapolation. और इसको हमने क्यों एक्सट्रापोलेट किया है, ताकि हमें एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाए और उस पर हमें एक पॉइंट भी अवेलेबल हो जाए ताकि हम उसकी इक्वेशन को लिख सकें. सो ऑल दीज लाइंस अगर आप इनको मैथमेटिकली एक्सट्रापोलेट करें, आप यहाँ पर रूलर लेकर इनको एक्सटेंड कर लें, तो यू विल सी कि दे विल अपीयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट माइनस वी ए, वेयर वी ए इज कॉल्ड द अर्ली वोल्टेज. सो वी ए की टिपिकल रेंज जो है वो 10 to 100 वोल्ट है. आप एग्जैक्ट वैल्यू उसकी डेटा शीट से रीड कर सकते हैं. फॉर अ पर्टिकुलर बीजेटी यू हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस अर्ली वोल्टेज वी ए. सो लेट्स नाउ सी कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं. सो यहाँ पर आप देखें ये पॉइंट आपको पता है. सो इस पॉइंट के ऊपर आई सी कॉमा वी सी ई अगर आप देखें तो इट इज इक्वल टू 0 कॉमा माइनस वी ए. सो ये एक पॉइंट हमें पता है. सेकंड पॉइंट हमें कौन सा पता है, वो ये वाला पॉइंट है. तो इस पॉइंट पे आप देखें, इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, VCE मस्ट बी इक्वल टू 0.3 वोल्ट, क्योंकि ये पॉइंट है जिसके बाद जिसके राइट साइड पे यू गेट एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन, इसके लेफ्ट साइड पे यू गेट saturation mode of operation. So this is the point that we have already determined in the last class कि VCE must be equal to 0.3 volt at this point. और इस पे वैल्यू करंट की क्या होगी, वैल्यू करंट की इसके ऊपर वो होगी जो कि आप अर्ली इफेक्ट के बगैर पहले निकाला करते थे. तो लेट मी कॉल इट IC प्राइम. सो IC प्राइम इज IS एक्सपोनेंशियल ऑफ VBE by VT, बिकॉज विदाउट अर्ली इफेक्ट आपके पास ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन आती है एंड विद अर्ली इफेक्ट यू गेट अ लाइन विद दिस स्लोप, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का कॉमन है. सो एट द वेरी स्टार्ट ऑफ एक्टिव रीजन you get IC prime is equal to IS exponential of VBE by VT. So this is the one point form of equation that we are using here. यहाँ पर y1 को हम पुट कर सकते हैं 0, x1 को हम पुट कर सकते हैं माइनस VA, और दूसरा पॉइंट जो है हमें वो पता है x2, y2 is equal to 0.3, IC prime. x1 y1 हमें पता है it is equal to, it is this point which is minus VA, 0. So we have 2 points available on this straight line, so we can readily determine the slope. M is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, which is equal to IC prime minus 0 divided by x2 आपके पास 0.3 है, माइनस VA है तो माइनस माइनस VA is plus VA, and it can be approximated as IC prime divided by VA, क्योंकि VA 0.3 से तो सिग्निफिकेंटली लार्ज है ना. अगर वो 10 से 100 की रेंज में है तो 0.3 से वो टिपिकली सिग्निफिकेंटली लार्ज होगा. सो VA में 0.3 ऐड करने से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा. सो द स्लोप इज IC प्राइम डिवाइडेड बाय VA, एंड y एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट किया हुआ है IC, y1 आपका क्या है 0, स्लोप इज IC प्राइम डिवाइडेड बाय VA. x एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट किया हुआ है VCE, and x1 आपके पास क्या है, x1 is minus VA. So this is the equation that we have. So ये आपके पास complete equation यहाँ पर आ जाती है. So इसको expand करें, IC is equal to IC prime VCE divided by VA plus IC prime. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि actually अगर आप compare करें इसको प्रीवियस हमारी डिस्कशंस के साथ, तो उसमें हम कहते थे कि IC इज जस्ट IC प्राइम, और यहाँ पर ये एक एडिशनल टर्म है जो हमारे पास अवेलेबल हो गई है. सो यहाँ पर एक टर्म ऐड हो रही है, विच मीन्स कि ये वैसे कंट्रीब्यूशन था और यहाँ पर आप उसमें ऐड कर रहे हैं कोई टर्म जो कि VCE के साथ प्रोपोर्शनल है और VCE के साथ बढ़ रही है. सो ये एक्सप्रेशन हमने निकाल ली है. IC is equal to IC prime 1 plus VCE by VA, which can be rewritten as IC prime को अगर आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें IS exponential of VBE by VT,
1 प्लस VCE बाय VA। तो लेट्स नॉट डिटरमिन कि ये जो हम कह रहे थे कि IV प्लेन में हम एज अ रेजिस्टर इसे मॉडल करेंगे, वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो रेजिस्टर के लिए हमें स्लोप निकालनी है एंड द स्लोप यहाँ पर हमने कहा है फाइनाइट है, सो वी कैन राइट R नॉट इनवर्स इज इक्वल टू DIC डिवाइडेड बाय DVCE। वाई आर नॉट इनवर्स? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे आपने IC प्लॉट किया हुआ है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने VCE प्लॉट किया हुआ है। एंड ऑल्सो हमने कहा है कि यहाँ पर VBE इक्वल टू अ पर्टिकुलर वैल्यू को चूज करें, क्योंकि जिस तरह भी हमने पहले बात की है कि ये कर्व जो है डिफरेंट VBE के लिए यू गेट अ डिफरेंट स्लोप। ये स्लोप डिफरेंट है, ये स्लोप डिफरेंट है, सो यू हैव टू इवेल्युएट R नॉट एट अ पर्टिकुलर बायस पॉइंट एट अ पर्टिकुलर VBE। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो R नॉट इनवर्स इज, लेट्स टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव लें तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी चीज़ कॉमन आ जाएगी। सो यू हैव IS एक्सपोनेंशियल ऑफ VBE by VT because the derivative is with respect to VCE. So this is treated as a constant here. So derivative of these two terms in parenthesis, वन का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ गया एंड VCE डिवाइडेड बाय VA का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 1 ओवर VA। सो R नॉट इनवर्स इज जस्ट IC प्राइम डिवाइडेड बाय VA और R नॉट इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय IC प्राइम। सो अगेन ये पॉइंट आपका यहाँ पर री एम्फेसाइज हो जाता है कि आपने एक पर्टिकुलर बायस पॉइंट के ऊपर R नॉट को इवेल्युएट करना है, क्योंकि IC प्राइम विल बी डिफरेंट if the bias point is changed. So as a consequence R naught will also be different if the bias point is changed. So ये आपके पास एक रेजिस्टर के तौर पे हमने यहाँ पर मॉडल कर लिया। और ये हम क्यों मॉडल कर रहे हैं? क्योंकि हमने ऑलरेडी पाई मॉडल्स और टी मॉडल्स डेवलप किए हुए हैं एंड वी वुड लाइक कि हम एक्सटेंड कर सकें उन पाई मॉडल और टी मॉडल को और उसमें ये अर्ली इफेक्ट को अकोमोडेट कर सके। सो अर्ली इफेक्ट के लिए हमें ये रेजिस्टर चाहिए R नॉट इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय IC प्राइम। And since this resistor is defined in IC versus VCE plane, so this resistor should always be placed between collector and emitter terminals. क्योंकि हमने इसको define किया है IC versus VCE plane में, so VCE means कि जो resistor है इसकी cross voltage जो है वो VCE आनी चाहिए, और in other words the resistor R naught must always be placed between collector and emitter terminals of the BJT. जो ऑलरेडी हमने पाई मॉडल और टी मॉडल्स डेवलप किए थे उनको एक्सटेंड किया जा सकता है, उनमें अर्ली इफेक्ट को अकोमोडेट किया जा सकता है, बट वी हैव टू डू इज जस्ट प्लेस अ रेजिस्टर R नॉट बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। ये देखिए R नॉट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर टर्मिनल्स। पाई मॉडल हमने ऑलरेडी जो डेवलप किया था वो विदाउट दिस R नॉट था। अब हमने उसको एक्सटेंड करने के लिए जस्ट बड़ा सिंपल काम किए कि we just placed a resistor small R naught between collector and emitter terminal, where R naught is equal to VA divided by IC prime. IC prime is the collector current without early effect. Early effect या base width modulation effect. So R naught is VA divided by IC prime, and for the purpose of analysis हम अपने जो मॉडल्स डेवलप किए थे उनको रेडिली एक्सटेंड कर सकते हैं। we just have to place a resistor small R naught between collector and emitter terminals. So अभी जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे उसमें हमने क्या था कि VBE वेरी कर रहा है, यहाँ पर हमने एक वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाया था। उसी को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका ये है कि आप कहेंगे करंट वेरी कर रहा है, आप कहेंगे करंट इज द प्राइमरी पैरामीटर, करंट इज द मेन वेरिएबल एंड आई एम वेरिंग द करंट्स, सो वी गेट एन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन। सो उस पिछली रिप्रेजेंटेशन में हम कह रहे थे कि VBE इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कर्व। इस रिप्रेजेंटेशन में हम कह रहे हैं कि IB इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कर्व। फॉर एग्जांपल ये IB इज इक्वल टू लेट्स से 10 माइक्रो एम्प है, ये लेट्स से 12 माइक्रो एम्प है, ये लेट्स से 13 माइक्रो एम्प है एंड सो ऑन। So now this is an alternate representation of the same IV characteristics. Again हम IC versus VCE plot कर रहे हैं और just हमने एक alternate representation यहाँ पर देखी है कि instead of using VBE as the primary parameter, as the main parameter, as the main variable,
here we are saying कि IB is the main variable. IB को आप वेरी करके different curves obtain कर सकते हैं. So again active region के लिए हमने expression already निकाल ली है. Let's now see कि saturation में क्या situation. So active के केस में तो हम ये कह रहे थे कि line is ideally line is perfectly horizontal which corresponds to r not equal to infinity. Why r not equal to infinity? Because vertical axis पे आपने IC प्लॉट किया हुआ है और horizontal पे आपने VCE प्लॉट किया हुआ है. तो अगर लाइन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है तो दैट मीन्स r नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इसका मतलब ये है कि यू आर इग्नोरिंग अर्ली इफेक्ट और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इफेक्ट. अगर r नॉट फाइनाइट है लाइक समथिंग लाइक दिस, तो फिर r नॉट की कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी जो कि आप निकालेंगे r नॉट इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय IC प्राइम से. नोट करें अगर r नॉट इन्फिनिटी है तो दैट मीन्स कि VA इज इन्फिनिटी, which means lines are perfectly horizontal and they never intersect this horizontal VCE axis. So for ideal scenario where you are ignoring early effect, you are ignoring base width modulation effect, R naught is infinity and VA is infinity. और उसका actually intuitively उसका मतलब ये है कि ये lines perfectly horizontal हैं and they never intersect the VCE axis. So VA equal to infinity का मतलब ये है कि कभी भी intersect नहीं किया इन्होंने. So let's now take a look कि saturation region में क्या हो रहा है. So saturation region में ये lines जो हैं अगर perfectly vertical हों तो that means कि saturation resistance is equal to 0. अगर ये lines ज़रा से tilted हैं जिस तरह से ये हैं तो that means कि there is a small value of saturation resistance in the saturation mode of operation. So for practical reasons अपनी analysis में हम ज़्यादातर इस RCE saturated को हम as such evaluate नहीं करेंगे, mostly हम इसको approximate करेंगे as approaching to 0. So for quick analysis, for paper and pencil analysis that we are going to do, अभी हम break के बाद भी करते हैं कुछ problem solving, तो इसको हम approximate करेंगे as 0 ohms, but practically it will be a few ohms. ये few ohms typically होगा. So practically RC saturated few ohms होगा, but for the purpose of quick analysis we are going to assume that these lines in saturation mode of operation are perfectly vertical, or in other words RC saturated is approaching to 0. However practically अगर आप डिवाइस के IV characteristic को देखें और इस slope को determine करें तो you will see कि this value will typically be few ohms or few tenths of ohms. So what we're saying is we will use for quick analysis, we will use this simple model. When the transistor is in saturation, we will say कि ये constant voltage drop model की basis पे जो हमने inspiration पहले भी लेते रहे हैं कि since VBE varies between 0.6 to 0.8 volt, so VBE equal to 0.7 volt हम use करेंगे as a consequence of constant voltage drop model. And also if the transistor is in saturation, VCE will be in the range of 0.1 to 0.3 volt, and using constant voltage drop model will imply that कि VCE को आप just 0.2 वोल्ट इंश्योर कर दें. So जो रिजल्टिंग मॉडल आपके पास आ जाता है वो ये है, which is telling us कि VBE को आपने 0.7 वोल्ट सेट किया हुआ है, and it's also telling us कि VCE को आपने 0.2 वोल्ट सेट किया हुआ है. So this is for NPN transistor, right? PNP के लिए हमें पता है कि PNP is a dual device, और PNP के लिए आपके पास आ जाएगा if PNP transistor is in saturation, VEB is 0.7 volt and VEC is 0.2 volt. यहाँ पर आप नोट करें कि हमने RC सैचुरेटेड को 0 सेट किया है. RC सैचुरेटेड, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, इधर आउटपुट में आएगा. सो RC सैचुरेटेड को हमने यहाँ पर 0 सेट किया हुआ है. सो RCE सैचुरेटेड को हम 0 लेके चल रहे हैं. हम कह रहे हैं कि RC सैचुरेटेड को हमने फॉर द पर्पस ऑफ दिस एनालिसिस we are ignoring RC saturated and we are assuming कि RC saturated is approaching to 0. So you can note that we have neglected the small saturation resistance RC saturated to make this model simpler for paper and pencil calculations. So let's now do some problem solving and see कि किस तरीके से typical problems को आप solve करेंगे
at DC when only DC excitations are present. So ये जो अर्ली इफेक्ट हमने देखा है, अर्ली इफेक्ट को नॉर्मली हम DC के ऊपर इग्नोर करते हैं. So by default at DC we will ignore early effect. So we will ignore this early effect at DC. Why we ignore early effect at DC? क्योंकि early effect का बहुत small impact होता है DC calculations के ऊपर. However, for AC analysis we must always consider early effect. So AC analysis के लिए हम later on देखेंगे कि we always include R naught in our models. So AC analysis के लिए जो हम small signal models later on develop करेंगे, you will see कि उसमें हम हमेशा R naught को include करेंगे. However, at DC we will use the previously developed relations. IC is equal to IS exponential of VBE by VT. क्योंकि अभी क्विक एनालिसिस के लिए हम इसके बजाय एक्सपोनेंशियल मॉडल के बजाय हम कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल यूज करेंगे. सो विल से कि VBE is 0.7 volt and IC is equal to beta IB is equal to alpha IE when BJT is inactive, and we will not consider this early effect. So next lectures में हम early effect को वापस incorporate करेंगे. अभी फॉर द मोमेंट ये जो भी हम सेक्शन करने लगे BJT सर्किट से DC, उसमें अर्ली इफेक्ट को हम इग्नोर करके चल रहे हैं. सो अगर आपने एक आपको गिवन सर्किट है और उसकी आपने एनालिसिस करनी है BJT की, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज कि ये किस मोड में ऑपरेट कर रहा है. सो यूजुअली यू विल नॉट हैव एनी आइडिया प्रायर टू द एनालिसिस कि BJT किस मोड में ऑपरेट कर रहा है. So हमारी मेथडोलॉजी होगी कि you will start with an assumption. So assume active mode of operation. So active की assumption अब कर लें. So अगर आपने active की assumption की है और हम NPN transistor की बात कर रहे हैं, so we will set VBE equal to 0.7 volt and we'll say कि IC is equal to alpha IE is equal to beta IB, and also we have IE is equal to IC plus IB, and alpha is defined as beta divided by beta plus 1. So this is what we have during the active mode of operation. So active की हम assumption करेंगे, we'll start with an assumption. Active की assumption करेंगे, फिर हम ये relations use करेंगे. VBE is equal to 0.7 volt and IC is equal to alpha IE and IC is equal to beta IB. We will perform the analysis, determine all node voltages and branch currents. And at the end of the analysis, since we have made an assumption, we must verify that assumption. So ये assumption को आप verify कैसे करेंगे? Active के लिए क्या जरूरी है कि EBJ is forward biased and CBJ is reverse biased. So these two are the requirements for active mode. So how are you going to verify these requirements? EBJ is forward biased के लिए आप IE को check करेंगे. IE must be positive. अगर IE पॉजिटिव आ जाता है तो then you will say कि yes it is okay, EBJ is forward biased. CBJ is reverse biased को आप कैसे चेक करेंगे? आप चेक करेंगे कंडीशन जो हमने ऑलरेडी डेवलप की है, VCB must be greater than or equal to -0.4 volt. So this is what you need to ensure. अगर VCB greater than or equal to -0.4 volt आता है तो then you will conclude कि yes my initial assumption is true and the BJT is NPN BJT is in active mode. PNP के लिए क्या करेंगे? PNP चूंकि डुअल डिवाइस है तो PNP में भी अगर आप एक्टिव मोड की बात करते हैं तो PNP के लिए आप VBE की जगह VEB यूज करेंगे 0.7 वोल्ट. IC is equal to alpha IE is equal to beta IB and IE is equal to IC plus IB. These are the relations that will be used. Again you will perform the analysis, you will determine all node voltages and branch currents, and then you will verify your assumption. कैसे verify करेंगे? Again active mode की assumption है तो that means कि EBJ must be forward biased. तो उसके लिए again you will ensure that कि current IE is positive. So current IE must be positive अगर आपने EBJ is forward biased को ensure करना है. और CBJ must be reverse biased. So since now we are talking about a PNP transistor, तो उसके केस में कंडीशन क्या है? VBC needs to be greater than or equal to -0.4 volt. So CBJ is reverse biased will be ensured if VBC is greater than -0.4 volts. So ये एक्टिव के लिए हो गया. तो अगर तो ये दोनों कंडीशंस मीट हो गई, वेरिफिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो गई है. अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं है
तो फिर आपको नई एजम्पशन करनी पड़ेगी। तो दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पर, या तो आपका ईबीजे फॉरवर्ड बायस्ड ही आया है, तो पहला केस क्या बनता है कि आपने एनालिसिस की और ईबीजे आपके पास फॉरवर्ड बायस आया, लेकिन सीबीजे आपके पास रिवर्स बायस नहीं आया, तो फिर क्या एजम्पशन की जाए? सीबीजे इज नॉट रिवर्स बायस्ड। ये क्या कहते हैं, इसके बाद क्या एजम्पशन की सेंस बनती है? सैचुरेशन एज्यूम करें या कट ऑफ एज्यूम करें, विच विल मेक मोर सेंस? If you perform the analysis in active mode and you come to a conclusion that EBJ is forward biased but CBJ is not reverse biased, what should be the logical new assumption? जी, इसके बाद हम saturation assume करें या cut off assume करें? Sir, saturation assume. इसमें saturation assume करने की sense बनती है कि because for saturation EBJ is forward biased and CBJ is not reverse biased. For saturation EBJ will be forward biased and CBJ will also be forward biased. So जब आप saturation की assumption करेंगे तो उस केस में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? You have VBE equal to 0.7 volt, you have VCE equal to 0.2 volts, and you have IE is equal to IC plus IB. So this is all you have for saturation. These equations are only valid for active mode. They are not available for saturation. You are never going to use these equations for saturation analysis. So these three equations are all we have for saturation analysis. So IE is still sum of IC and IB. So this equation is, ये KCL की equation saturation में भी valid है और active में भी valid है, लेकिन IC is equal to alpha IE and IC is equal to beta IB are only valid for active mode. तो यहाँ पर इन तीन रिलेशंस की मदद से हम एनालिसिस करेंगे, जो कि भी हम प्रॉब्लम्स करके देखते हैं, एंड देन यू विल डिटरमिन ऑल नोड वोल्टेजेस एंड ब्रांच करंट्स एंड देन वेरीफाई कि सैचुरेशन में ही है बीजेटी। वो आप कैसे वेरीफाई करेंगे? यू विल चेक कि IE मस्ट बी पॉजिटिव, ऑल्सो यू विल चेक IB मस्ट बी पॉजिटिव। यहाँ पर आपको एडिशनल IB भी चेक करना पड़ता है। इस केस में चूंकि ये एक्टिव के केस में ये रिलेशन वैलिड थी, तो अगर IE पॉजिटिव आपने चेक कर लिया तो ऑटोमेटिकली IC भी पॉजिटिव है, IB भी पॉजिटिव है। इस केस में IE को आप सेपरेटली चेक करेंगे कि पॉजिटिव होना चाहिए, IB को आप सेपरेटली चेक करेंगे कि पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन आप चेक करेंगे कि बीटा फोर्स्ड मस्ट बी लेस देन बीटा। बीटा इज ओनली डिफाइंड फॉर एक्टिव। तो एक्टिव के लिए जो बीटा आपको प्रॉब्लम में गिवन है उसके साथ आप कंपेयर करेंगे बीटा फोर्स जो अभी आपने एवेल्युएट की है, एंड बीटा फोर्स शुड बी लेस देन बीटा। अगर ये तीनों कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो देन योर एनालिसिस कंप्लीट एंड द बीजेटी इज इन सैचुरेशन, अदरवाइज यू विल हैव टू मेक अ न्यू असम्पशन। अब यहाँ पर जरा वापस आए, अगर EBJ रिवर्स बायस्ड होता और CBJ भी रिवर्स बायस्ड होता तो फिर नेचुरली द लॉजिकल चॉइस वुड बी कट ऑफ, and cutoff is defined as IC is equal to IE is equal to IB is equal to 0. So इन तीनों करंट्स को आप जीरो लेंगे, आप एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड यू विल मेक श्योर कि रिवर्स वोल्टेजेस अक्रॉस CBJ एंड EBJ आर अकॉर्डिंग टू द राइट पोलैरिटी। सो वो आपको के पास रिवर्स वोल्टेज के तौर पे अगर आपने लेबल की है EBJ के क्रॉस और CBJ के क्रॉस तो पॉजिटिव आनी चाहिए, और इन अदर वर्ड्स N टाइप रीजन मस्ट बी एट हायर वोल्टेज relative to the P type region. So ये नॉर्मल आपका प्रोसीजर है। नॉर्मली BJT will be in active mode, saturation mode and cut off. रेयरली आपको रिवर्स एक्टिव में मिलेगा, तो अगर आपको टिपिकली वो एक्टिव में होगा या सैचुरेशन में होगा या कट ऑफ में होगा, एंड देयर विल बी रेयर केसेस जिनमें इट मे बी इन रिवर्स एक्टिव मोड। सो लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद let's do some problem solving and apply this procedure and see कि इस procedure को किस तरह से apply करके आप practical problems को solve कर सकते हैं।